ईरान और इजराइल की जंग का आज 9वां दिन है। दोनों तरफ से भीषण तबाही जारी है। इजराइल ने ईरान के ड्रोन कमांडर अमीन पोरजोत्की को हवाई हमले में मारने का दावा किया है। इससे पहले इजराइल ने 13 जून को ड्रोन यूनिट के चीफ ताहरपुर की हत्या कर दी थी। इजराइल अब तक ईरान के 12 से ज्यादा सैन्य अफसरों की हत्या कर चुका है। इसमें ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ हुसैन सलामी समेत कई और बड़े नाम शामिल हैं। इजराइल के प्रहार से अब तक ईरान में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। अगर कोई जीत रहा है तो उसे रोकना मुश्किल है। अमेरिका दावा कर रहा है इजराइल युद्ध में जीत रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल युद्ध में फंस चुका है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामेनेई ने सरेंडर से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल कि बिना अमेरिका मदद से इजराइल कब तक युद्ध में टिकेगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी तेल अवीव को खंडर बना रही है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई शहरों में ईरान ने बड़े बड़े हमले किए हैं। बढ़ते संघर्ष ने इजराइल की सैन्य स्थिति की ताकत और कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से रोकने में नाकाम हो रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इजराइल पे खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने जिस गति से इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर इजरायली रक्षा अधिकारियों में चिंता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि इजराइल के एरो इंटरसेप्टर की आपूर्ति, जिसकी कीमत लगभग $3 मिलियन है, वो कम हो रही है। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है कि अगर ईरान इसी तरह से मिसाइल अटैक जारी रखता है तो इजराइल को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 से 12 दिनों के लिए ही इंटरसेप्ट बचे हुए हैं। अमेरिका ने ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है, यानी अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होता तो क्या इजराइल लंबे वक्त तक युद्ध में टिक पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल युद्ध में फंस चुका है। तो लगातार आप देख लीजिए, ईरान और इजराइल को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के साथ जंग में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल को कई $मिलियन का नुकसान हुआ है। इस हर दिन की अगर बात की जाए तो इजराइल को लगभग 17.32 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। तेल अवीव, बरशीबा, हाइफा ईरानी हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस हमले में इजराइल में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इजराइल में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे हमले में। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दें कि इस पूरे दिन, हर दिन इजराइल की अगर बात की जाए तो लगभग 18 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये एक दिन का आंकड़ा है जो आपको बता रहे हैं। चाहे तेल अवीव हो, चाहे बेरशीबा हो, हाइफा हो, ईरानी हमलों में लगातार तबाह होता जा रहा है। अब तक इस हमले में इजराइल में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के साथ जंग में इजराइल को भारी नुकसान देखना पड़ रहा है। सवाल यह है कि यूएस का क्या टेक रहेगा। वो यूएस जिसने साफ तौर पर कहा था कि अगर ईरान को ये समझना होगा और अगर ईरान नहीं समझेगा तो इजराइल लगातार अटैक करता रहेगा। लेकिन इस वक्त इजराइल के क्या हालात है, ये बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी है। भीषण पलटवार किया जा रहा है। ईरान और इजराइल की जंग में क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता ही नहीं है। ईरान के एटमी ठिकाने अकेले तबाह नहीं कर सकता है। इजराइल के पास बहुत ही सीमित क्षमता है। बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त के सामने आया है। ये वो वक्त है जब ईरान और इजराइल में लगातार जंग हो रही है, भारी तबाही हो रही है। तस्वीरें बयां कर रही है कि इस वक्त ईरान और इजराइल के क्या हालात हैं। लेकिन इन सब के बीच में ट्रंप का ये बयान आना कि इजराइल के पास बहुत सीमित रिसोर्सेज हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, इजराइल के पास अंडरग्राउंड हमले की क्षमता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, एटमी ठिकाने अकेले तबाह नहीं कर सकता है इजराइल के पास बहुत ही सीमित क्षमता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इजराइल को खुले तौर पर समर्थन दिया था, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा था कि ईरान के पास 2 हफ्ते का वक्त है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा था 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो G7 छोड़कर आगे निकल गए थे, जिसके बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान इजराइल को लेकर कई बड़ी बातें हो सकती है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने खुले तौर पर इजराइल की बैकिंग की थी ताकि यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील हो सके,
उस डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आ रहा है जब ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही है। इजराइल जिसकी सैन्य क्षमता, जिसकी सैन्य शक्ति, जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जानी जाती है, वो आज की तारीख में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्या इजराइल को इस बात का अंदाजा हो गया है कि कहीं ना कहीं यूएस के साथ हाथ मिलाकर या यूएस पर भरोसा करके कोई गलती की गई है? क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहा है, किसी इंसान को इस बात का इल्म नहीं था कि ईरान की सैन्य क्षमता इतनी ज्यादा है। हालांकि इस बात का सबको पता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है, लेकिन वो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने उतना नहीं टिकता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने इजराइल हमले तेज कर दिए हैं। तेल अवीव पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यरूशलेम में भी ईरान ने हमला कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेल अवीव पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। इजराइल को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, ईरान लगातार मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और ये मिसाइल का अटैक जो है वो जारी है। ईरान ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। लगातार ये जो अटैक्स है मिसाइलों से वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ईरान और इजराइल में युद्ध की क्या स्थिति है, क्या आने वाले समय में ये युद्ध और भी गहरा होता जाएगा, इन तमाम चीजों को, इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इसी चर्चा को लेकर पैनल जुड़ गया है मेजर जनरल अभय कर्की, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कर्नल टीपी त्यागी है, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत में मेजर जनरल अभय कर्की जी आपसे करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि इस वक्त ईरान की सिचुएशन क्या है। मैं इसलिए ईरान की सिचुएशन पूछ रही हूँ क्योंकि लगातार ईरान से खबरें आ रही है कि ईरान एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है। इस बात का हर व्यक्ति को इल्म था कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डोम कितना स्ट्रांग है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ईरान की बढ़ती ताकत साफ तौर पर नजर आ रही है। जी धन्यवाद, जय हिंद। ये जो आज की सिचुएशन है, ये अभी जो लड़ाई थी, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक से शुरू तो हुई है जैसे कि हम समझते हैं, और उसमें जो इजराइल था उसने उसके टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उसके जो ठिकाने थे उन पे हमला बोला था, और जहां से उसको पूरी सक्सेस मिली थी टॉप लीडरशिप में और टॉप साइंटिस्ट में। लेकिन न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद करने के लिए जो पूरा उसको चाहिए, वो उसके पास वो असला नहीं है। जो फर्दो पहाड़ों के अंदर जो उसकी फैसिलिटी है और जो उसकी मोस्ट क्रिटिकल फैसिलिटी, वहां तक इजराइल नहीं पहुंच पा रहा है, और वो सिर्फ अमेरिका जो है उसके पास अपने B-2 बॉम्बर्स के साथ, बंकर बस्टर जो है उनके साथ वो जा सकता है। उधर की तरफ ईरान इसमें सरप्राइज हो गया था। पहले इजराइल का उसके प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई था, हूथी, हमास और हिजबुल्लाह, जिन पे वो बहुत अच्छी तरह से हावी हुआ और सक्सेस भी मिला। लेकिन जब उसने ईरान को अटैक किया था, उस समय इजराइल कॉन्फिडेंट दो चीज का था। एक कि उसकी जो इनिशियल स्ट्राइक्स हैं उसमें ईरान की जो लीडरशिप है वो लड़खड़ा जाएगी। दूसरा, हो सकता है वहाँ की जनता जो है वो अपनी रिजीम के खिलाफ खड़ी हो जाएगी अगर हम उसको मारते हैं। और तीसरा, हम अमेरिका की मदद से उसके जो न्यूक्लियर क्षमता है बम बनाने की, जो एनरिच यूरेनियम का है, उसको हम काबू में ले आएंगे या उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि जब भी आप उसको अटैक कर रहे हैं तो दोबारा घास की तरह उग जाता है। इसमें जो ईरान ने पलटवार किया है, ईरान ने अपनी रेजिलियंस दिखाई है या उसने अपनी क्षमता दिखाई है जज्ब करने की इजरायली हमले को। लीडरशिप जो उसकी मिलिट्री या न्यूक्लियर साइंटिस्ट की थी वो उसने रिप्लेस कर ली है, उसमें कोई हमें खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और जहां तक कि जज्ब करना था अटैक्स को, उसका उसने रिटेलिएशन दिया है। और इजराइल अभी थोड़ा सा भौचक्का हो गया है ये देख के कि ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो कहां तक पहुंच गई है। और अभी जी, मुझे लगता है इजराइल के साथ साथ कई ऐसे मुल्क हैं जो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान के पास इतनी सैन्य शक्ति है, इतनी क्षमता है, उसकी मिसाइलें इतनी स्ट्रांग है। कर्नल टीपी त्यागी, मैं आपका भी रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो तस्वीर ईरान दिखा रहा है,
क्या ईरान ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है? हालांकि हमने लगातार इस बात पर चर्चा की है कि इजराइल ने कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की है। इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी लोगों के पास होना, चाहे वो मेडिकल की एडवांसमेंट हो या कंप्यूटर्स की चीजें हो, वैसी टेक्नोलॉजी को मात दे पाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो। लेकिन जिस मिसाइलों की ताकत से ईरान इस वक्त लड़ रहा है और जो बैकिंग ईरान को लगातार मिल रही है, वो कहीं ना कहीं एक संदेह खड़ा करती है। संदेह इसलिए खड़ा करती है क्योंकि इजराइल को खुले तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बैकिंग थी। जिस दिन इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की शुरुआत की थी, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए सोच लेना चाहिए, वरना ये एयर स्ट्राइक और बढ़ती रहेगी। क्या अब आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर हो गए हैं? क्या इजराइल को ऐसा लग रहा होगा कि गलती कर गई डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करके? देखिए, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, अमेरिका इजराइल को छोड़ नहीं सकता। मोमेंटरीली ये हो सकता है कि जिसे शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, कि इजराइल ये न समझ बैठे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी ताकत के ऊपर कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के नाटक करते रहते हैं, सभी के साथ करते हैं। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को 1948 में मिडिल ईस्ट में बसाया ही इसलिए था ताकि अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर वहाँ की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनमें उसका प्रभाव बना रहे। अब कल्पना करके देखिए कि ईरान जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके अलावा और कौन सी ऐसी कंट्री है जो अमेरिका के साथ है मिडिल ईस्ट के अंदर। वो कंट्रीज है, उन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस दे रखे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जिस तरह से इजराइल उसके साथ है ऐसे कोई दूसरा नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये शॉक ट्रीटमेंट होगा। अब जो ईरान की ताकत है, दरअसल में ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल को अपने आप डेवलप किया है, बगैर किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को कॉपी किए बगैर। उसमें कुछ खासियतें होंगी जो दूसरे लोगों को पता नहीं है, लेकिन उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाई है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इजराइल के पास नहीं है, और ना ही इजराइल के पास ऐसा कोई या किसी भी देश के पास आज की तारीख में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। हालांकि कोई हथियार अल्टीमेट नहीं हो सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल भी अपनी फ्लाइट में या तो टर्मिनल फेज में या लॉन्चिंग फेज में एट सम मोमेंट कमजोर होती है, पर उस मोमेंट को पकड़ना मुश्किल है, और इतनी तेज चलती है कि उसके आगे की हवा आयोनाइज हो जाती है, प्लाज्मा बन जाता है। किसी भी रडार से आने वाली किरणें बजाय रिफ्लेक्ट होके और उसकी लोकेशन बताने के उसी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इजराइल उन्हें नहीं रोक पाया, नुकसान हुआ। और जो ईरान ने एक इस्तेमाल की एक ट्रिक इस्तेमाल की। ट्रिक क्या थी कि उसने पहले अपने ड्रोन भेजे। अब उन ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल थी वो एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई। जब तक वो दोबारा रिचार्ज करते, ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भेज दी। और जब तक ये ट्रिक समझ में आई इजराइल के, तब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल भेजने शुरू की। यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे नहीं कर मतलब सकते। कि और टीपी त्यागी नहीं, वो हो साहब, गया। एक सेकंड, वो हो गया। वो कैसे हो गया कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इन मिसाइलों में और ड्रोन में, या अपने हूती हिजबुल्लाह वगैरह को ताकत देने में। उसने अपने एयर डिफेंस पे ख्याल नहीं दिया। S-300 सिस्टम रशिया से लिया, मगर बैटरी चाइना से ली, स्पेयर पार्ट खुद के लिए, कुल मिला के उसका एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो पाया, बेकार हो गया। और आज की तारीख में इजराइल की कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ईरान में है, और इसी वजह से वहां बॉम्बिंग हो रही है। ईरान एक चक्रव्यूह में फंस गया है। यू विल फाइंड वेरी सून द थिंग्स विल चेंज। हाँ, इतना सच है कि वो जो फोर्डो न्यूक्लियर आर्सेनल का ठिकाना है, उसमें चूंकि वो 300 फीट गहरा है, वो GPU 57 बम इजराइल के ठीक पास है। नहीं है, ना ही उन्हें लॉन्च करने की क्या क्षमता है। इसके लिए उसे अमेरिका पे डिपेंड रहना पड़ेगा। मेजर जनरल अभय कर्की, क्योंकि फौजों का जिक्र लगातार हो रहा है और इस बात का भी कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि ईरान ने 60% यूरेनियम को स्टॉक पाइल किया है, जिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। इन सब के बीच में क्या आपको लगता है ये जो वॉर चल रहा है, इजराइल की तरफ से लगातार स्ट्राइक्स चल रही है, ये उस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या वहां तक पहुंच पाएंगे, या ये सिर्फ ऊपरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है?
जी, जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं उसमें यही है कि चाहे उसके एंसिलरीज और जैसे हार्ड वाटर रिएक्टर है, ये चीजें हैं, यहाँ तक तो वो उसने डिस्ट्रॉय कर लिया है, लेकिन जो उसका कोर है, जो उसके यूरेनियम एनरिच यहाँ पे है, उसके पास जो स्टॉक पाइल है, वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप पे पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, जिनके पास उस टाइप के हथियार नहीं है। अगर वो इसराइल को लगता है कि अमेरिका हाथ पीछे खींच रहा है और वो अपने को इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है अपने जो पॉलिटिकल रीजंस के लिए, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल अपनी सर्वाइवल के लिए, उसको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है न्यूक्लियर ईरान से, क्योंकि अगर वो लड़ाई हार गया तो फिर वो ज्यूज को दोबारा बाहर फेंक देंगे, या फिर उसको अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स आने शुरू हो गए ईरान की तरफ से, जो कि ईरान ने शरेआम ऐलान किया है कि हम ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना के इनको खत्म कर देंगे इसराइल को, तो ये एक बिल्कुल अपनी अस्मिता, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इसराइल की ये लड़ाई है, और वो किसी भी हद तक जाएगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो अभी खासकर ट्रंप के अंदर वो कॉस्ट एनालिसिस बेसिस पे देखते हैं कि मेरे कितना फायदा होगा अगर मैं चला गया, बाद में मेरे ट्रेड डील होगा कि नहीं होगा, क्या इसराइल को मैं ऐसे संभाल सकता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ, रिपब्लिकन मेरा बेस क्या बोलेगा, मेरी कितनी डेथ्स होंगी। तो ये सब करने के चक्कर में अभी अमेरिका, ट्रंप ने 14 दिन अपने को छुट्टी दे दी है कि मैं डिसाइड करूंगा, देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं। लेकिन इसराइल के पास ये ऑप्शन नहीं है, और अगर अमेरिका, जिसके पास ये काबिलियत है कि फॉर्दो के बेस को कर दे, और जैसे अमेरिका क्लेम करता है कि उसको ये भी पता है कि अयतुल्ला कहाँ है, खमेनेई कहाँ पे है, और उसको या फिर न्यूट्रलाइज करे, पर उसको न्यूट्रलाइज करने से सिविल वॉर हो जाएगी, क्योंकि कोई उनके पास ऑल्टरनेट है नहीं। तो ऐसी हालत में क्या इसराइल अपने बिल्कुल बौखला के, क्योंकि अभी उस पे मिसाइल आ रही है, और ईरान ने इसको एक एट्रिशन की लड़ाई कर दिया है कि देखें कि मेरी मिसाइलें आपके टेल एविव पे ज्यादा गिरती हैं, या आपका आयरन डोम जो बोलता था मेरी मिसाइलों को ले सकता है, और किसका आर्सनल जखीरा जो है वो ज्यादा बड़ा है। 10वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, उसके दिन अभी आप देखो तो जो इसराइल की क्षमता थी पहले दिन आयरन डोम की, 90% वो मिसाइलों को हवा में निकाल देता था ईरान की जो आ रही थी। अब वो 65 तक आ गया है, और अभी ईरान ने जो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल भी डाल दी है, तो उनको तो इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी हालत में, और तेल अवीव में काफी नुकसान हो रहा है, रिहायशी इलाकों में भी, तो इसमें जो इजरायली लीडरशिप है उसके पास बहुत कम चॉइसेस रह गई हैं। उसने अपनी चॉइसेस एक्सट्रीम के साथ मिलिट्री साथ पावर को तो सर मुझे लगा लगता दिया है है। समय भी कम है। और कर्नल टीपी त्यागी, आपको क्या लगता है, आपको यूएस का टेक इस वक्त क्या लग रहा है? यूएस जो कि खुले तौर पर इजराइल के साथ है, वहां दूसरी तरफ रशिया हो, चाइना हो, या फिर नॉर्थ कोरिया क्यों ना हो, जो कि ईरान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, इन सब के बीच में यूएस का टेक और यूएस का ये स्टेटमेंट सामने आना डोनाल्ड ट्रंप का कि 2 हफ्ते बाद सोचूंगा, ईरान के साथ हमें न्यूक्लियर डील कर देनी चाहिए। ईरान का तो ये भी कल जो जेनेवा में बैठक हुई है उसमें ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है कि अगर ये लगातार जो एग्रेशन किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, वो जब रुकेगा तभी यूएस के साथ कोई डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होगी। आपको इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये सिचुएशन की अभी हम बात कर रहे हैं और वहां पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है सर कि आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल की सिचुएशन क्या होगी? क्या यूएस फिजिकली इंटरवीन करेगा? क्या ईरान आपको जो इतनी ताकतवर मिसाइलों के साथ इजराइल पर अटैक कर रहा है, क्या वो आपको इस वक्त कहीं भी सरेंडर की सिचुएशन में नजर आ रहा है जिसकी चर्चा की जा रही है? देखिए, रशिया और चाइना के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो इंटरवीन करेंगे, क्या उन्होंने उस समय इंटरवीन किया था जब सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट किया जा रहा था? दोनों उसके पार्टनर थे। उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती, लिहाजा उसको तो छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत जो कुछ हेल्प करना वो करते रहे। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका इंटरवीन करना चाहिए, करेगा। और अगर नहीं करता है, क्योंकि क्या करेगा अमेरिका, मैं क्या बताऊं, अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद ये कह रहे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, कब हो जाएगा मैं नहीं जानता, हाँ होगा जरूर होगा, नहीं होगा, यानी कि यू जस्ट कैन नॉट मेक आउट हेड एंड टेल ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। तो अमेरिका को अगर छोड़ भी दे, नहीं होता, तो ये कहना इजराइल के पास ऑप्शन है जी। अगर इजराइल के पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो उसने ऑलरेडी कर लिया। क्या कर लिया?
उसने ईरान की 2/3 मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। अब उसके पास होने दो 5,000 मिसाइलें, लेकिन वो मिसाइलों के लिए जब मिसाइल लॉन्चर नहीं मिलेंगे तो वो लॉन्च कैसे करेगा? तो एक्चुअली इजराइल हैज डन दैट वर्क, और अगले 1-2 रोज के अंदर वो पूरा भी कर सकता है, मिसाइल लॉन्चर को खत्म कर सकता है। दूसरा, चूंकि एयर सुपीरियरिटी है, अभी तक इजराइल ने अपने आप को कंसंट्रेट किया केवल न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर, अब वो कंसंट्रेट कर सकता है तेहरान के ऊपर, जैसे उसके तेल अवीव के ऊपर ईरान ने किया है। तीसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो अपने 5,000 ट्रूप को पैराड्रॉपिंग करके और वो नतांज और जो दूसरा फोर्डो न्यूक्लियर बेस है वहां भेज सकता है फिजिकल पोजीशन लेने के लिए। और चौथा ये है कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और लगने ही लगा तो सर सच मैडम सच ये है कि अगर इजराइल हारता है तो यूं समझ लीजिए कि जो क्रिश्चियन देश है वो भी हार जाएंगे, और फिर ये जो इस्लामिक बॉम्ब है ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तो ये कितना बड़ा चीज है कि इजराइल किसी कीमत पे हारना नहीं चाहिए। उसकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के देखते हुए इजराइल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। व्हाई नॉट? किस दिन के लिए है वो ऐसे टाइम के लिए है। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि बिल्कुल पॉसिबल है। इसे कहते हैं सैमसन डॉक्ट्रिन। इजराइल के अंदर ये पहले से बनी हुई है कि अगर इजराइल ही नहीं तो फिर मेरी तरफ से दुनिया हो या ना हो, दुनिया भी नहीं। लिहाजा दैट इज द लास्ट ऑप्शन, इजराइल कैन यूज द न्यूक्लियर ऑप्शन ऑल्सो। मेजर जनरल अभय कर्की, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट त्यागी जी की तरफ से आया है कि इजराइल कैन यूज इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन एज वेल। बट मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि ईरान की जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है या इजराइल की जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, डिप्लोमेसी वर्क कर पाएगी या किस लेवल पर? क्योंकि देखिए, ईरान की तरफ से हमेशा ही कहा गया है कि हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इसलिए बना रहे हैं ताकि हम पीस और अपनी देश के, अपने मुल्क के लिए एनर्जी कंजर्व कर सके। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी इजराइल की बर्बादी के लिए बनाई जा रही है, इजराइल को वर्ल्ड के नक्शे से खत्म करने के लिए बनाई जा रही है। लेकिन अब तक क्या आपको लगता है इस चीज पर आने वाले वक्त में कोई समर्थन ईरान को लेकर मिलेगा, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर? आपका मतलब है ईरान को समर्थन किससे मिलेगा? यस सर। नहीं, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके खिलाफ तो अगर आप देखें दुनिया में जो वेस्टर्न पावर्स हैं और इजराइल से जो अलाइंड है तो वो तो उसके खिलाफ ही है। और कवर्ट तौर पर अगर देखो तो चाइना रशिया उसको थोड़ी बहुत मदद करते ही रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में ये सवाल तो थ्योरेटिकल हो जाता है क्योंकि अभी कन्वेंशनल लेवल पे वॉर चल रही है। और अगर आप देखें तो ईरान एक कन्वेंशनल पावर है, अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है। इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, और अगर इजराइल का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो ये एक सोचने की बात है कि क्या वो अपना न्यूक्लियर ऑप्शन फार्दो को निकालने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डाल सकता है। जैसे साहब अभी कह रहे थे, न्यूक्लियर कार्ड भी इजराइल जो है वो प्ले करेगा, चाहे उसको यूज ना करे ईरान पे प्रेशर मारने के लिए। क्योंकि अभी देखिए, जैसे जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी पहले 3-4 दिन इजराइल का ग्राफ जो था डोमिनेंस का बढ़ता रहा था, फिर वो फ्लैटन हो गया। और आज की तारीख में अगर आप देखे जाए दोनों बराबर पे हैं, बल्कि जैसी शंका जताई जा रही है इंटरसेप्टर्स अगर कम हो रहे हैं, लेकिन ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनमें कोई कमी नहीं है। तो अगले 3-4 दिन में अगर देखा है तो हो सकता है कि डोमिनेंस के ग्राफ में इजराइल से ज्यादा ईरान हावी हो जाए। और जहां तक कि बूट्स ऑन ग्राउंड, इजराइल वहां पे ट्रुप्स अगर भेजेगा 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर, ट्रुप्स को ऐसे भेजना बड़ा मुश्किल काम है कि आप पैराट्रूपर्स को कैसे भेजेंगे, कहाँ से उसको बेस करेंगे, क्या पाकिस्तान के थ्रू जाएगा? और दूसरा, जैसे कि एक नॉर्मल इंडिया पाकिस्तान का अगर होता है तो एयर फोर्सेस जो है रेगुलरली सॉर्टीज कंडक्ट करके उनको सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस भी कर सकते हैं या आप किसी और चीज को। लेकिन जहां तक इजराइल का ईरान की एयर स्पेस के ऊपर है, उनकी एयर डोमिनेंस होगी, लेकिन उनकी ओवर द टारगेट प्रेजेंस जो है वो हमेशा पहले वो जाते हैं ऊपर सीरिया पे, फिर वो एयर टू एयर रिफिलिंग करते हैं, फिर वो अपना मिशन करके वापस आते हैं। तो जो टर्न अराउंड है उसका इतना ज्यादा है कि वो परमानेंट एयर प्रेजेंस अपने फाइटर्स की ईरान के ऊपर
जिससे कि वो टोल आ सके और वो ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर सके लॉन्चर से बहुत कम है। इनके टारगेटेड मिशन जाएंगे जो वापस आ जाएंगे, और हर मिशन जब 5 6 7 घंटे आने जाने लगा के आर्मिंग रिफ्यूलिंग को आप लगा लीजिए तो ये है। जबकि अगर अगल बगल के देश होते ये लोग तो फिर आप कंटिन्यूअसली रोटेट करके ठीक है सर। फाइटर्स सॉर्टीज जनरेट कर सकते थे। ठीक है तो सर, इस हमारे मामले साथ में ये देखा जा रहा है कि इजराइल की एक लिमिटेशन है, और ईरान की जो अभी हावी होता जा रहा है वो बढ़ रहा है। और ईरान बिल्कुल, और अगर ये इजराइल तस्वीर में बदल गई न्यूक्लियर है। वेपन रखे इजराइल और हैं। ईरान के वॉर की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। हमारे साथ कमांडर विजय वडेरा रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कमांडर विजय कि इस वक्त की आपको सिचुएशन क्या लग रही है, ईरान और इजराइल पर आपका क्या टेक है सर? और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो वॉर इजराइल की वाहवाही से स्टार्ट हुआ था, आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास रिसोर्सेज कम है, ज्यादा सामान ही नहीं है इंटरसेप्ट करने के लिए, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा इजराइल। ये पिक्चर, ये तख्ता पलट वॉर का पूरा इमेज कैसे बदल गया कि आज ईरान ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, हमको एक बात समझनी चाहिए जो मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा आ रहा हूँ। ट्रंप ने क्यों बोला है कि मैं 2 हफ्ते वेट करूँगा? उसका रीज़न है, वो अपनी जो कैरियर बैटल ग्रुप है शिफ्ट कर रहा है साउथ चाइना सी से यहाँ पर लाने के लिए, ताकि वो एक प्रेशर बना सके ईरान पर और इजराइल को सपोर्ट कर सके एयर पावर के लिए। तो ये जो 2 हफ्ते उसने मांगे हैं, दिस इज़ द मेन रीज़न। It is not for that he wants to go on holiday or he wants people to do diplomatic. उसको मालूम है कि ईरान कभी डिप्लोमेटिक टेबल पे नहीं आएगा जब तक इजराइल उस पर वॉर करता रहेगा। और अभी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर बोथ द नेशंस। दे हैव गॉन so deep into this battle कि to retract respectfully, that is becoming difficult. Now Iran knows कि if its nuclear facilities so-called for peaceful purpose, which is not actually for peaceful purpose, it gets destroyed, then his influence in that Arab world will totally go down, because based on that only Iran was always saying that I want to be the dominant power in this, in the Arab world. So Iran will try and its best to protect its nuclear facilities by whatever means is possible. And now why he is gone all guns out on firing all kind of missiles on Israel, because he has to show an upper hand. So he is using all his reserves, all his things which are lying there so that he remains dominant. Now Trump was saying that Israel has already secured air superiority. No, okay, so he has to reverse that. And as far as Israel is concerned, he has to continue doing what he is doing, because he is doing that on behalf of America. And Israel also knows that if now this is the only chance Israel has got to destroy, to eliminate the nuclear facilities of Iran, because it is going to threaten its own existence. Iran has been announcing this day in and day out that I will eliminate Israel from the world map. So when it comes to your own existence, you will go all out to make sure और यही that यही your विजय जी, यही सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभय कर्की जी, आप इस बात पर थोड़ा लाइट भी थ्रो कीजिएगा। ये समझना, लोग भी समझना चाहते हैं कि वो ईरान जिसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसकी इजराइल के एयर स्ट्राइक से पहले इस बात पर चर्चा हो रही थी कि यूरेनियम स्टॉक पाइल, तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी, उस ईरान ने अपनी इस वॉर में इमेज बदल दी है। लेकिन वॉर इथोस को भी लेकर आप लोग तमाम बातें करते हैं। क्या ईरान की तरफ से हॉस्पिटल्स पर, रेसिडेंशियल इलाकों पर मिसाइल का दागना क्या जायज है? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जब सिविलियंस इस पे मारे जाते हैं सर। इसमें बड़ी खास बात है कि अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो इजराइल और ईरान ये अपने को एक दूसरे को काफी इज्जत देते थे, सिविलाइजेशनल नेशन। 1975 में जब ये खोमेनी आए थे, इस्लामिस्ट पावर में आए, तब से हालात खराब हुए। इसलिए अगर देखा जाए तो जहां तक इजराइल देखता है, ईरान के 3 पहलू हैं।
एक उसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एक रेजीम है इस्लामिक रेजीम जो उस न्यूक्लियर बॉम्ब को इजराइल पे फेंकने की धमकी देता रहता है, और तीसरा ईरान की जनता है जो काफी हद तक अभी भी इजराइल और जो पीपल टू पीपल रिस्पेक्ट है एज सिविलाइजेशनल पर्शियन एम्पायर एंड दिस थिंग, वो उसको वो लागू रखते हैं अपने दिल में, इतनी उनके लिए हेट्रेड नहीं है। तो ये बड़ा टिपिकल सिचुएशन है जहाँ की ईरान की जो रजीम है वो इजराइल को मिटाने के लिए एकजुट है, और उसके लिए उसने बम बनाया है। जनता जो है वो काफी रजीम से भी दुखी है, वैसे भी इकोनॉमिक सैंक्शन आ रखे हैं इस रजीम के अंदर, तो उनको भी एक फ्रेश एयर या उनको कुछ चेंज अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अभी जकड़ IRGC की या इस्लामिक स्टेट की रजीम की इतनी ज्यादा है कि उसको छुड़वाना मुश्किल है। तो इजराइल इस समय क्या सोच रहा था, उसने बोला या तो मैं इसका न्यूक्लियर बम आउट कर दूं और ये रजीम को धीरे धीरे खत्म करना है, या फिर अभी अगर वो न्यूक्लियर नहीं निकाल पाऊंगा मैं तो ये रजीम को मैं खत्म कर दूं। तो ये रजीम चेंज का उसको काफी उम्मीद थी कि अपराइजिंग होगी, और अभी भी अमेरिका वगैरह से कुछ कर रहे होंगे वो कि ये रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हो पा रही है। और इजियर ऑप्शन ये है कि अमेरिका आके एक वो बॉम्ब डाल दे और उनके जो फॉर्दो हिल्स की न्यूक्लियर फैसिलिटी को जो इजराइल नहीं पहुंचा पा रहा है, वो थोड़ा इजियर ऑप्शन है, रजीम चेंज नहीं हो रहा है। जहां तक पब्लिक टू पब्लिक है, इजराइल गुडविल रखने के लिए कल की सोच के जब ये रजीम नहीं रहेगी, वो ईरानियन पब्लिक पे अटैक नहीं कर रही है, अपने को एक जिम्मेवार देश बताने के एहमद में भी, और दूसरा क्योंकि पीपल टू पीपल वो एंग्स्ट नहीं लाती। लेकिन जो रजीम ईरान की है उसको ये कोई बेखौफ वो सिविलियन एरिया में मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इजराइल एक छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन सेंटर्स बहुत उसके डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और जब वहां पे लोगों की डेथ होंगी और उनके जो जाने माने इमारतें हैं, हेडक्वार्टर है, वो जब ध्वस्त होंगे तो मनोबल इजराइल का डाउन होते जाएगा जब वो देखेंगे कि मिसाइल पे मिसाइल आ रही है और हमारे देश हमको नहीं बता पा रहे। तो ये एक एट्रिशन की वॉर है, दिमाग की लड़ाई है, और दोनों के दोनों लड़ाई के बियॉन्ड क्या होगा उसको भी देख के अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। एक है जो कि पब्लिक को मार डेफिनेटली के वो इजराइल को स्ट्रैटेजी वीक कर रहा क्योंकि है। साफ तौर पर लगातार नजर आ रही है, उसी पर चर्चा भी हो रही है। टीपी त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि इजराइल की आवाम इस वक्त नेतन्याहू के साथ किस हद तक खड़ी है? क्या नेतन्याहू की लीडरशिप को लेकर कोई सवाल खड़ा हो रहा है? क्या उनकी लीडरशिप पर क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्या आने वक्त में नेतन्याहू कंटिन्यू करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्या ये सारे सवाल मुझे लगता है इजराइल के आवाम के मन में तो डेफिनेटली होंगे ही ना। जो वॉर, जो ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई, भले ही किन बातों को लेकर हुई है, क्या इजराइल की जनता को ये लग रहा होगा कि नेतन्याहू ने अमेरिका पे ट्रस्ट करके कोई गलती कर दी है? देखिए, एक हफ्ते पहले इजराइल की अपोजिशन पार्टी ने एक बिल लाया था कि इजराइल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। उस समय जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज थी जो उस बिल के साथ थी, वो भी वोटिंग के टाइम पे मुकर गई और उन्होंने कहा कि नहीं, इस समय देश युद्ध के कगार पे है, लिहाजा ऐसा नहीं होगा, और वो नहीं हुआ। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है वो बराबर बने हुए हैं, और अब अगले 6 महीने तक हो भी नहीं सकता। उनके नियमानुसार अगले 6 महीने तक कोई अपोजिशन पार्टी दोबारा बिल नहीं ला सकती। लिहाजा नेतन्याहू की लीडरशिप को कोई खतरा नहीं। ये तो हो गया बाय रूल। एज फार एज बाय पीपल इज कंसर्न, यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे इजराइल का प्लान था कि हम वहाँ पे रजाइम को चेंज करने के लिए वहाँ की अपोजिशन पार्टीज को उकसाएंगे, तो वहाँ पे 3 अपोजिशन है फिलहाल खोमेनी के। एक उनमें है मुजाहिदीन खल्क, और जो दूसरा है वो है ग्रीन मूवमेंट, और जो तीसरा है वो है पहलवी। अब पहलवी ने तो अपनी चूंकि बेटी की शादी एक यहूदी से कर दी, तो वहाँ के लोग उसके खिलाफ है। जो बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, हम जब तक युद्ध चल रहा है, अब हमें देशभक्ति की भावना जाग गई है, हम खोमेनी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि एट दिस मोमेंट इजराइल की जनता नेतन्याहू के साथ है और ईरान की जनता खोमेनी के साथ है।
जो एक नेशनल स्पिरिट जनरली वार टाइम में आ जाती है, अपोजिशन भी मेन पार्टीज के साथ हो जाता है, तो उसका तो कोई चांसेस नहीं है। चांसेस अब ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से, अच्छा अमेरिका के बारे में, बिकॉज अमेरिका इज सच ए कंट्री, इन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां लड़ाई हुई है उसमें जिम्मेवार अमेरिका ही है। जब दो देशों में कोई टकराव हो रहा होता है तब अमेरिका जाके उन्हें समझाता है, और जब अमेरिका समझाता है तो उनमें मारपीट शुरू होती है, तब गोली चलती है, तब हथियारों की जरूरत पड़ती है, हथियार अमेरिका से लिए जाते हैं। लिहाजा अमेरिका का जो वो एस्टेब्लिशमेंट है लॉकहीड मार्टिन, उसका पैसे बनते रहते हैं। ये एक साइकिल है जो सब जगह चल रही है, और इस साइकिल के चलने के पीछे जो बेसिक फ्लॉ है, जो जन्मजात बीमारी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, वो है वीटो पावर। इस वीटो पावर के अगेंस्ट भारत के डॉक्टर रामास्वामी मुरलीधर ने उस समय भी सवाल उठाया था, और जब वो बात नहीं माने, विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट, उन तीनों ने जब अड़ गए तो उसने कहा अच्छा एक ऐसा प्रोविजन कर दो कि 10 साल के अंदर इस वीटो पावर को सिंपल मेजोरिटी से हटा दिया जाएगा। ये बात मान ली गई, और यूएन चार्टर के क्लॉज नंबर 109, आई रिपीट 109 में ये लिख दिया गया, मगर आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि चूंकि वसुधैव कुटुंबकम का नारा हिंदुस्तान लगाता है, तो हिंदुस्तान को यह आवाज उठानी चाहिए। सारी कंट्रीज उनका साथ देंगी, क्योंकि सारी मुसीबतें वीटो पावर की वजह से है। पर अगर अमेरिका साथ दे या ना दे, इजराइल के पास ऑप्शन है। मैंने आपको बताया, जैसे अभी सर कह रहे थे कि आप अपने पैराट्रूपर्स कैसे भेजेंगे, इजराइल ने उगांडा में कैसे भेजे थे, हमने हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के वार में कैसे भेजे थे। एनिमी लाइंस के पीछे पैराट्रूपर्स को उतरने की ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है, और रिस्क तो है, नो रिस्क नो गेम। पैराट्रूपर्स भेजेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो एक रास्ता है, नहीं तो न्यूक्लियर अटैक एक रास्ता है। मेरी निगाह में तो ये है, जब आदमी मरता क्या ना करता। अगर आपकी पीठ और दीवार के बीच में जरा भी जगह नहीं बचेगी तो आप रिटेलिएट करने के अलावा क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ईरान को अगले 1-2 दिन के अंदर ऐसी सिचुएशन में ला दिया जाएगा कि उसकी रिएक्टिव पावर कम हो जाए, पर अगर तब भी नहीं होती है तो ये दो सॉल्यूशन से ऑप्शन है जो मैंने आपके सामने रखे। लेकिन अभय कार्की जी, हालांकि इस बात पर तो जिक्र किया जा रहा है कि 1-2 दिन में ईरान जो है उसकी सिचुएशन अलग हो जाएगी, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हम आप बात कर रहे हो और ईरान मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पर। इन सब के बीच में आपको क्या लगता है कि क्या ईरान के पास इस तरह की बैकिंग है कि वो ये युद्ध अगर करता जा रहा है तो उस युद्ध में डटे रहे और वो आगे तक लड़ता जाए? क्या आपको लग रहा है इजराइल फीका पड़ता नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन, जो बड़ी बड़ी बातें तो की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जिस पर जब भी कुछ होता है तो लोग लुक अप टू करते हैं, क्या आपको लग रहा है यूएस भी अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी खोता हुआ नजर आ रहा है इन सब के बीच में? जी, इसमें दो चीजें, एक तो ये जो ट्रम्प का टाको है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, उसका उन्होंने एक छोटा सा नमूना दिखा दिया, ये 14 दिन का अपने लिए मोहलत मांग के। उसके आगे वो क्या करते हैं वो देखने की बात है। दूसरा है ट्रम्प की कमजोरी है नोबेल पीस प्राइज। वो हर तरफ से चाहते हैं यूक्रेन में उनको कुछ मिल जाए या इंडिया पाकिस्तान की तरफ से उनको क्रेडिट मिल जाए। वो दोनों तरफ से तो उनको बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। तो अब उनके लिए बचा हुआ है ये वाली लड़ाई में, और इसमें भी अगर वो जाके अपना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिरा देते हैं फर्दों पे, तो फिर उनका नोबेल प्राइज कहाँ जाएगा। ये बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इंसान ह्यूमंस प्ले में आते हैं तो लीडर्स की साइकोलॉजी बहुत बड़ा काम करती है। तो जो यूएसए का हम रुख कर रहे हैं वो ट्रम्प का क्या सोच विचार है, चाहे कि उनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है, बाकी जो उनके सलाहकार है, वो अपनी तरफ से पूरी प्रोसेस्ड ऑप्शंस उनको दे रहे होंगे, लेकिन लीडर के दिमाग में क्या है, मेरा नोबेल प्राइज कहाँ जाएगा, मेरा ट्रेड कहाँ जाएगा, और फिर बाकी चीजें क्या होंगी। तो ये चीजें देख के वहां पे उनको मुश्किल पड़ रहा है। और जहां तक मैंने बता दिया था ईरान की क्या सोच है और इजराइल की क्या सोच है, लेकिन इजराइल की अभी जैसे बताया था त्यागी ने, बिल्कुल पीठ अब दीवार की तरफ आ गई है। उनके जो डेली खर्चे इतने ज्यादा हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है। देखिए क्यों इतना लड़ सकता है ईरान, इतने सालों से इकोनॉमिक सैंक्शंस में रह रहा है,
उनकी गुर्बत बोले या उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों की डेली लिविंग बहुत ही सिंपल और स्पार्स है, तो उनको ये हार्डशिप ज्यादा नहीं लग रही है। पर जितनी एफ्लुएंट सोसाइटी होती है, जो हाई फाई सोसाइटीज होती है, वहां का एसी खराब हो गया या एक दिन पानी नहीं आ गया तो वो सोसाइटीज हिल जाती है। लेकिन जहाँ पे लोगों को वैसे ही कभी ना वैक्सीनेशन लग रहा है, ना कभी उनको पानी ठीक से मिल रहा है, वो लोग हार्डशिप्स को ज्यादा अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं। वो पूरी उनकी जनता, उनकी गवर्नमेंट, और जहाँ पे बहुत फाइन ट्यूनिंग होके हो रहा है वो लोग कम कर सकते। तो इसराइल वो वाली कैटेगरी में आता है जहाँ उन्होंने पहली बार देखा कि हमारे वहाँ बिल्डिंग्स में बम गिर रहे हैं या लोगों की डेथ हो रही है आमने सामने सिविलियंस की। ईरान में तो वहाँ पे दुश्मन नहीं है तो सरकार मारती रहती है, बड़ी बड़ी फैमिलीज है उनके, और लड़ाई और लॉस ऑफ लाइफ और डिप्रेवेशन ये उनकी लगी, एक जिंदगी लगी हुई है। तीसरा मतलब उनका इनके जो लिए मुझे लगता है कोई लड़ाई बड़ी करने बात का, होगी भी नहीं ईरान के लिए। हमारे साथ कुणाल भट्टाचार्य, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत है। भट्टाचार्य जी, कल भी आपसे इस बात पर चर्चा हो रही थी, एक बार फिर से मैं आपका टेक समझना चाहूंगी कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, उसका आने वाला वक्त आपको कहाँ नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में ईरान सरेंडर करेगा? क्या आपको लगता है कि इजराइल कुछ ना कुछ, क्योंकि जिस तरह से ईरान का स्टेटमेंट सामने आया कि अगर इजराइल अपने अटैक्स बंद करेगा तो ही हम डिप्लोमेटिक लेवल पर यूएस से कोई बात कर पाएंगे, या आपको लगता है अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खोता हुआ नजर आ रहा है? 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया है, क्या माइंडसेट रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप का जिन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है, या आपको लगता है कि जो वॉर की सिचुएशन थी वो बदल रही है, ईरान ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है, ईरान की मिसाइलों की चर्चा हो रही है? सबसे पहले तो आपका जो स्क्रीन में जो दिखाया कौन किसके साथ, उसमें मेरा कुछ डाउट है। वर्ल्ड में हमें पता है 5 सुपर पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये जो स्क्रीन में अभी दिख रहा है, यहाँ पे यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, ये 3 इजराइल के साथ नहीं है, ना अमेरिका के साथ है। तो ये जो दिखाया स्क्रीन में ये सर, ठीक नहीं जेनेवा है। कन्वेंशन में जब बात हुई थी, जब जेनेवा कन्वेंशन में कर ईरान की बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सामने निकल कर आई है ना कि डिप्लोमेसी पर विचार कीजिए, वॉर को छोड़िए। तो ये डिप्लोमेसी के ही तहत हमने इसको लिखा हुआ है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। ये है कौन बोल रहा है? सिर्फ इजराइल एंड अमेरिका, और किस दुनिया का 200 कंट्री है, किसी ने बोल नहीं रहा है ईरान के पास बम है। हम उसमें वो फाउदू में जा रहा है। GBW-57 है, B-2 कहाँ है? वो दियागो गार्सिया से फ्लाई किया हुआ है। वो निमित्स एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना सी से गल्फ में आ रहा है, इसके लिए 2 हफ्ता दिया हुआ है। ये सभी गलत है, और ये वेरी सिमिलर टू इराक अटैक जो हमने पहले देखा है। अमेरिका का ये जो दबदबाव है वो कम किया है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी चैलेंज। जो उस टाइम सदाम हुसैन को बोला था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सदाम हुसैन जाने का बाद कुछ नहीं मिला। ईरान बोल रहा है हमारा ये जो रिसर्च है, न्यूक्लियर रिसर्च है, ये पीसफुल के लिए है, हम बम नहीं बना रहा है। ये इसके लिए वो कैसे अमेरिका दादागिरी कर रहा है? क्या इसके यूनाइटेड नेशंस है, वहां से एक कंबाइंड टीम जाए, इंस्पेक्ट करे उसके पास बम है क्या नहीं है। हु हैज गिवन द ऑर्डर अमेरिका टू बम ईरान? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एनपीटी में जो 3 देश साइन नहीं किया है, वो इंडिया, पाकिस्तान एंड इजराइल। ईरान उसमें साइन किया हुआ है। तो इजराइल कैसे बोल रहा है कि ईरान के पास बम है? ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ये पूरा नैरेटिव है, ये खोमेनी को निकालना है। दैट इज वाई ये सब नैरेटिव बना हुआ है, जैसे इराक और भट्टाचार्य जी, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा ईरान में? क्योंकि ये स्टेटमेंट तो इजराइल की तरफ से भी आ गया है कि इट्स टाइम टू एग्जिट खामेनेई। आपको क्या लगता है कि ईरान की सिचुएशन क्या बदलेगी? क्या ईरान इस वक्त जो एक के बाद एक मिसाइलों से अटैक करता जा रहा है इजराइल पर, इस बात पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ईरान का सिविलियन साइट्स पर अटैक करना कितना गलत है, हॉस्पिटल्स को टारगेट करना या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट करना कितना गलत है। क्या आपको लगता है कि आने वाले
वाले वक्त में जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, इस सिचुएशन में ईरान और यूएस की कोई न्यूक्लियर डील हो सकती है? न्यूक्लियर पावर नहीं है ईरान। हमारा डिस्कशन में पहला पॉइंट ही, असम्पशन ही गलत है। जो सदाम हुसैन बताया था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है वो। और ये आपको पता है, जो हमारा वो गडार्ड, तुलसी गडार्ड, जो इंटेलिजेंस का हेड है ट्रंप का, उन्होंने बोला है जे हमारे अमेरिकन इंटेलिजेंस से कोई खबर नहीं है जो ईरान के पास बम है। और इसीलिए ट्रंप वो तुलसी गडार्ड को निकाल दिया है उसका कोर टीम से। इवन डिफेंस सेक्रेटरी, उसका क्या नाम है, हु इज देयर, ही हैज आल्सो बीन रिमूव्ड फ्रॉम ट्रम्प्स कोर कमिटी। दैट मीन्स एनीबडी हु इज टॉकिंग अगेंस्ट ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प इज नॉट, वो क्रिटिसिज्म नहीं सह सकता है। जो उसका चिंता में अपोज कर रहा है उसको निकाल देता है। सो तुलसी गडार्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, शी इज द मिनिस्टर। तो वो इंटेलिजेंस का हेड है, वो बोल रहा है अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है जे ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। तो इसीलिए हमने जिनेवा में जो डिस्कशन हुआ है, ईरान ने बोला है वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, वी आर ओपन फॉर नेगोशिएशन। लेकिन अगर भट्टाचार्य जी की बात को लिया जाए कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, तो फोर्डो का जिक्र क्यों किया जा रहा है, यूरेनियम स्टॉक पाइल का जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्यों लोग इजराइल, अमेरिका, ईरान से डरते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं? ये नैरेटिव है, ये हकीकत नहीं है। भट्टाचार्य जी, मैं आऊंगी, मेरा सवाल करकी जी से था। बताइए सर, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? क्या ये नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश यूएस की तरफ से की जा रही है? क्या ऐसा कुछ है भी नहीं ईरान के पास? जी, इसमें मेरे जो समझ है, अभी किसी ने बोला नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, बल्कि अगर न्यूक्लियर बम है वो इजराइल के पास है। और इजराइल की जो एनरिचमेंट हो रहा था यूरेनियम, वो 60% को क्रॉस करके कोई कह रहा था 80% है, और वो वेपन 90% के आसपास वो वेपन ग्रेड, मतलब वो एटम बम बनाने के लायक एनरिचमेंट उसकी क्वालिटी हो जाती है। तो अभी जो ऑफ लेट बता रहे थे कि ईरान ने काबिलियत पा ली है, वो बड़ा फास्ट लेवल पे एनरिचमेंट को साइकिल को कर रहे हैं, और वो 60% से लेके 80% के बीच में अलग अलग लोगों का कहना है कि वहां पहुंच गया है, जिसको कि अमेरिका और इजराइल ने एक खतरे का घंटा समझा कि अगर इसको हम इस समय नहीं रोक सकते हैं तो कल तो ये बम बना के हमारे सामने आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो उस स्थिति को, और ये जो प्रोग्राम है इसको जो कि वो कहते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, वो जो उसकी प्रगति है ईरान की उस क्षेत्र में, उसको खत्म करने के लिए फोर्डो की बात हो रही है। किसी ने ये नहीं कहा कि आज की तारीख में ईरान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जिस स्थिति से चल रहा था वो अगले कुछ महीनों में वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाता और पूरे वेस्ट एशिया, यही तो चर्चा हो रही है और यही तो सवाल उठ रहे हैं टीपी त्यागी जी कि जिस स्पीड से ईरान लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वो वक्त दूर था ही नहीं जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता। जिस न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात लगातार इजराइल कर रहा है या अमेरिका कर रहा है या उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपसे ये भी एक तस्वीर लेना चाहूंगी, क्या इजराइल कामयाब हो गया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने में? क्या अमेरिका का योगदान इसको मिल रहा है? और अगर नहीं हो पाया है तो आने वाले समय में क्या ये एक पिक्चर विजुअली आपको नजर आ रही है कि अमेरिका फिजिकली इंटरवीन करेगा, जिस पर रशिया ने यह बोल दिया है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वॉर होकर रहेगा? देखिए, इजराइल पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पार्शली हुआ भी है। उसने इस प्रोग्राम को डिले कर दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने में क्या करना पड़ता है कि यूरेनियम का आइसोटोप, जिसे U-238 कहते हैं, उसे U-235 पे लाना पड़ता है। उसके लिए सेंट्रीफ्यूजिस का इस्तेमाल करते हैं। जो सेंट्रीफ्यूजिस है वो 14,000 10,000 ऐसे नातांज फैसिलिटी में भी थे, और जो वो दूसरी फैसिलिटी है फोर्डो, वहां पे भी, और अस्फान तीसरी फैसिलिटी है वहां भी है। उन सेंट्रीफ्यूज को जो डेंसिटी के आधार पर यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग अलग करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में हम इजराइल सक्सेसफुल रहा है। सारे नहीं हुए मगर कुछ हुए हैं, यानी कि इजराइल हैज एटलीस्ट
delayed the process of bomb making. Second thing, ईरान ने साइन की हुई है एनपीटी ट्रीटी, भारत ने या इजराइल ने साइन नहीं की, और चूंकि एनपीटी उसने साइन की है, लिहाजा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को अधिकार है उसकी फैसिलिटीज को चेक करने का रेगुलरली। पहली बात तो ईरान ने उनको रेगुलरली चेक नहीं करने दिया, मगर जहां चेक करने दिया वहां पता लगा कि उसने यूरेनियम को 60% से ज्यादा नॉर्मली एनरिच कर लिया है, और बताया जाता है कि ये जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है यहाँ तो उसने 85% तक एनरिच कर लिया है। अगर वो जो कहता है ईरान कि मैं केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए ही न्यूक्लियर बम बना रहा हूं, तो उसके लिए तो केवल 3.7% एनरिचमेंट की जरूरत है, 60% की या 80% की जरूरत है ही नहीं। यानी कि ये तो अंधे आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप यूरेनियम को इस लेवल तक एनरिच कर रहे हैं तो ये यकीनन लेकिन त्यागी जी, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान ने 60% यूरेनियम स्टॉकपाइल किया है। क्या ईरान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है? ईरान एक्सेप्ट करता है, ये IAEA की रिपोर्ट है। उसने पहली बात तो IAEA को सब जगह जाने नहीं दिया, लेकिन जहां जहां IAEA गया है वो IAEA की रिपोर्ट दोनों तरफ से साइन करके ही जारी की जाती है। तो उसने उसको एनरिचमेंट को बड़े लेवल तक किया है, लेकिन उसके बाद भी वो मेंटेन करता है कि मैं तो केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करूंगा। अब इस बात के ऊपर कैसे यकीन कर लिया जाए? अगर केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए होता तो 4% होता। और मेरे दोस्त भट्टाचार्य जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जब वो ये कहते हैं तुलसी गाबार्ड, भाई तुलसी गाबार्ड ने मार्च में इस साल के मार्च में कांग्रेस में यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के सेनेटर के सामने ये कहा था कि ईरान के पास बॉम्ब नहीं है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। लेकिन वो मार्च की बात है। इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन किसने किया? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने कहा कि ये तब की स्थिति, आज की स्थिति ये है कि वो इन दो न्यूक्लियर फैसिलिटीज में 65 से 85% तक एनरिच कर चुका है। तो ना वो गलत है ना वो गलत है, न जो वेंस ने क्लैरिफिकेशन दिया है वो भी गलत नहीं है, और जो उसने कहा, देखो सर इसको ये बात यूं समझो, बात वो कही है जिस बात के दो पहलू हो, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट तो यही तो कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं कल को आऊंगा, परसों आऊंगा, अब कहते हैं 2 हफ्ते बाद आऊंगा, पूरा डरा के रखा हुआ है, अपना पूरा कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानते ईरान में एक पावर है अभी भी जो इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए खिलाफ है, क्योंकि खुद ईरान ने कहा है कि मेरे लिए अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को तबाह करना इजराइल के मुकाबले ज्यादा आसान है, क्योंकि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में करीब 1.5 दर्जन बेसिस है, मिलिट्री बेसिस। वहां उनके चाहे B-252 हो ये तैनात हो, लेकिन वहां पे उसने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और जब ईरान की मिसाइलों को इजराइल के डेविड स्लिंग और आयरन डोम और एरो 2 और एरो 3 नहीं रोक पाए, तो उन मिलिट्री बेसिस पे कैसे रोक पाएंगे? बिल्कुल, और इसीलिए इस बात पर चर्चा हो रही है कि ईरान जिसकी तस्वीर जब शुरुआत इजराइल के अटैक से हुई थी तो थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, आज वही ईरान अपनी दमखम दिखा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।